गाउस का नियम विद्युत फ्लक्स और आवेश के मध्य संबंध बताता है। और जैसे अपने कह रहे हैं कि अपने पास कोई बंद पृष्ठ है, इसमें Q1, Q2, Q3, Q4, Qn आवेश हैं, तो जो योज्यता के सिद्धांत से कुल आवेश है वही होगी, सभी आवेशों के बीज निश्चय योग के बराबर होगा। तो गाउस का नियम इस आवेश और इस आवेश के कारण जो फ्लक्स है विद्युत क्षेत्र उनके मध्य अपने संबंध बताता है। तो इसका अगर अपने कथन लेते हैं तो ये लिया जाता है कि बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता का जो अनुपात है ये विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। किसी बंद पृष्ठ से पारित विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश व निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। ये गाउस का नियम है। अब अपने इस पे कुछ स्थितियों की बात करें। अपने मान लेते हैं कि अपना पृष्ठ ये एक घन मान लिया आपने और आवेश इसके बाहर रखा हुआ, और इस स्थिति में इससे संबंधित फ्लक्स का मान अपने से पूछ लें तो वो 0 होगा। अगर आवेश पृष्ठ के अंदर नहीं है तो उसका विद्युत फ्लक्स 0 होता है। तो इसका पहला पॉइंट है, यदि आवेश पृष्ठ के बाहर स्थित हो तो विद्युत फ्लक्स 0 होगा। फिर दूसरी स्थिति है कि जैसे अपने पृष्ठ लिया और इसके अंदर एक द्विध्रुव है, -Q और +Q आवेश है। द्विध्रुव का जो नेट आवेश है वो 0 होता है। अगर आवेश 0 हो गया तो फ्लक्स का मान भी 0 होगा। तो अगर बंद पृष्ठ के अंदर विद्युत द्विध्रुव उपस्थित है तो विद्युत फ्लक्स 0 होगा, चाहे एक द्विध्रुव है, चाहे 2 है, चाहे 10 है, चाहे n है। जैसे एक बार ये कह दिया कि 2 द्विध्रुव है और वो दोनों लंबवत रखे हुए हैं, तो फ्लक्स का मान कितना होगा? तो इन दोनों द्विध्रुव का कुल आवेश 0 आएगा, तो इससे फ्लक्स का मान भी क्या होगा अपने 0 होगा। तीसरा जो पॉइंट है, विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के आकार, आकृति व आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता। जैसे अपने कहें कि अपने पास 2 गोले हैं, एक की त्रिज्या r और एक की 2r है, दोनों में 2 माइक्रोकूलम आवेश है। तो इस स्थिति में अपने पूछे इनके फ्लक्स का अनुपात क्या होगा? तो इन दोनों के फ्लक्स का अनुपात 1:1 होगा, कारण ये आकार पे निर्भर नहीं कर रहा। अपने जैसे इस तरह कह सकते हैं, एक पृष्ठ के अंदर आवेश को निश्चित रखते हुए उसकी अपने गोले की त्रिज्या 2 गुना कर दी तो फ्लक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अपने कहेंगे फ्लक्स अपरिवर्तित रहेगा, ये आकार पे निर्भर नहीं करता। फिर अपने कह दिया एक अपने पास घन है और एक गोला और दोनों में 2 माइक्रोकूलम आवेश है, दोनों का फ्लक्स भी बराबर होगा। न तो ये आकार पे निर्भर कर रहा है कि छोटा आकार है बड़ा आकार, नहीं, ये आकृति पे निर्भर करता है। फिर इस घन के अंदर जैसे हमने इस कमरे के अंदर अपने पास ये आवेश है, इसको यहाँ रखा, इसकी स्थिति बदले, हाँ इससे स्पर्श नहीं करवाना इसकी दीवारों से, कोने से, किनारे से, तो फ्लक्स का मान उतना ही रहेगा। हाँ फलक पे रख देंगे तब फ्लक्स अलग मिलेगा, कोर पे रखेंगे तब अलग मिलता है। इस चीज का अध्ययन अपने बाद में करेंगे। तो न तो आकार पे निर्भर करता है फ्लक्स, नहीं आकृति पे निर्भर करता है। फिर चौथा पॉइंट, ये इन चीजों पे तो निर्भर नहीं कर रहा, तो फिर निर्भर करेगा आवेश के परिमाण पे। Q का मान जितना ज्यादा होगा फ्लक्स का मान उतना अधिक मिलेगा, Q कम है तो फ्लक्स कम होगा। Q की प्रकृति पे निर्भर करता है आवेश की। अगर ये धनावेश है तो फ्लक्स धनावेश होगा, धनात्मक होगा, निर्गत होगा। अगर ये ऋणावेश है तो फ्लक्स ऋणात्मक होगा और अपने पास निवेशी होगा। तो धनात्मक आवेश का फ्लक्स निर्गत होता है, ऋणात्मक आवेश का फ्लक्स निवेशी होता है। तो ये आवेश के परिमाण और प्रकृति पे निर्भर करता है। इसके अलावा ये आवेश के चारों ओर के या पृष्ठ के चारों ओर के माध्यम पे निर्भर करता है। निर्वात में अगर अपने फ्लक्स φ0 है और माध्यम में φm है, तो अन्य माध्यम की उपस्थिति में फ्लक्स निर्वात की तुलना में 1/εr गुना कम हो जाता है। निर्वात में फ्लक्स सर्वाधिक होगा, माध्यम में फ्लक्स का मान घटेगा। अगर अपने धातु ले लें तो हमने ये लिख दिया φ0/φεr, धातु के लिए εr अनंत होता है तो φm का मान 0 आएगा। तो धातु की उपस्थिति में फ्लक्स 0 होगा। अगर अपने कह दें कि हवा या निर्वात है, हवा या निर्वात के लिए εr 1 होता है तो φm बराबर φ0 होगा। इसमें कह दें निर्वात का फ्लक्स और माध्यम का फ्लक्स कब समान होगा?
जब वहां उस माध्यम अपने के जो पृष्ठ है वहां पे हवा या निर्वात है तो उस स्थिति में दोनों बराबर होंगे। जब भी अपने बोला था कि निर्गत फ्लक्स धनात्मक और निवेशी फ्लक्स ऋणात्मक, निर्गत धनात्मक और निवेशी ऋणात्मक होता है। तो यदि निर्गत फ्लक्स को φ1 ले लें और निवेशी फ्लक्स φ2 है तो कुल फ्लक्स φ1 माइनस φ2 होगा। जो निर्गत फ्लक्स है इसे प्लस लेते हैं और जो निवेशी फ्लक्स है इसे अपने माइनस लेते हैं, तो φ1 माइनस φ2 बराबर Q बटे एप्सिलॉन 0 होगा। तो ये अपने गाउस का नियम और उसके महत्वपूर्ण बिंदु थे। अब अपने कूलाम के नियम से गाउस के नियम की व्युत्पत्ति करेंगे। अपने कूलाम के नियम से गाउस के नियम की व्युत्पत्ति करेंगे। उससे पहले अपने एक पृष्ठ की बात करते हैं जिसे गाउसीय पृष्ठ बोलते हैं और ये काल्पनिक होता है। अब अपने आवेश ले लिया, ये आवेश चाहे बिंदुवत है, चाहे रेखीय है, चाहे गोलाकार स्थिति के ऊपर है, चाहे एक परत या प्लेट के ऊपर है, तो इसके चारों ओर एक ऐसा पथ लेना होता है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नियत हो। तो उस पृष्ठ को, काल्पनिक पृष्ठ को अपने गाउसीय पृष्ठ कहते हैं। जैसे परिभाषा में लिखते हैं तो ये लिखते हैं वह काल्पनिक पृष्ठ जो आवेश की स्थिति को परिबद्ध करता है तथा जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नियत होती है गाउसीय पृष्ठ कहलाता है। अब ये अपने आवेश की स्थिति है, जैसे जिसका गाउसीय पृष्ठ गोलाकार हो जाएगा अगर बिंदुवत आवेश है। अगर रेखीय आवेश है तो इसका गाउसीय पृष्ठ बेलनाकार होगा। गोलाकार है इसका गाउसीय पृष्ठ गोलाकार होगा। और अगर परत या प्लेट लेते हैं अपने तो इसका गाउसीय पृष्ठ बेलनाकार दिया जाता है। तो आवेश की स्थिति को बताने वाला पृष्ठ या वह पृष्ठ जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हर बिंदु पे समान हो उसे अपने गाउसीय पृष्ठ कहते हैं। बिंदुवत आवेश का गाउसीय पृष्ठ गोलाकार होता है, गोले का गोलाकार होता है। रेखीय आवेश के चालक का गाउसीय पृष्ठ बेलनाकार होता है। परत या पट्टिका का गाउसीय पृष्ठ भी अपने बेलनाकार देते हैं। अब अपने इस आधार पे इस चीज को यूज करते हुए कूलाम के नियम से गाउस के नियम की व्युत्पत्ति करेंगे। अब जैसे ले लिया बिंदु O पे प्लस Q आवेश है, बिंदुवत आवेश है तो इसका गाउसीय पृष्ठ गोलाकार हो गया अपने। इसके कारण बिंदु P पर तीव्रता E है, यहाँ आपने एक अल्पांश ले लिया dA। अब अपने बताया था जो सदिश क्षेत्रफल है वो दिए गए तल से 90 डिग्री कोण बनाता है, तो ये इसका तल था तो इसे सदिश क्षेत्र इधर हो गया। E का इकाई सदिश r कैप ले लेते हैं और सदिश क्षेत्र का इकाई जो सदिश है वो n कैप ले लेते हैं। अब ये दोनों एक ही दिशा में है तो इनके मध्य कोण 0 डिग्री होगा। तो अपने बिंदु P पर प्लस Q के कारण तीव्रता, तो ये तीव्रता होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे r स्क्वायर r कैप। ये प्लस के कारण P पे तीव्रता है। अब अपने अल्पांश से पारित फ्लक्स d फाई E डॉट d संपूर्ण पृष्ठ से पारित फ्लक्स फाई समाकलन E डॉट d। तो अपने इकाई सदिश का सूत्र लिखते हैं, सदिश बटे सदिश का परिमाण या सदिश बराबर परिमाण गुना इकाई सदिश। P की जगह तो अपने ये मान लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे r स्क्वायर r कैप डॉट dA को इस आधार पे लिखें तो dA सदिश dA n कैप। क्षेत्रफल सदिश का जो इकाई सदिश है वो n कैप है, तो यहाँ पे लिख देते हैं dA n कैप पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे r स्क्वायर dA r डॉट n। अब दोनों के मध्य अगर r और n ले तो ये पैरेलल है, यहाँ E और dA भी पैरेलल है, समानांतर है। इनके मध्य थीटा का मान 0, cos 0 का मान 1, r डॉट n कैप 1 गुना 1 गुना cos थीटा, ये 1 आएगा। ये r और n इकाई सदिश है, इनका परिमाण 1 है। cos थीटा लिखते हैं, cos थीटा का मान कितना है अपने पास 1 आएगा क्योंकि 0 डिग्री कोण ले रहे हैं। तो यहाँ r डॉट n कैप है, इनका मान 1 आ जाएगा। तो फाई
क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर समाकलन डी। अब ये अपने एक गाउस से प्रश्न जो गोलाकार था उसका एक अल्पांश लिया, इस तरह अपने यहाँ कई अल्पांश ले सकते हैं, सारे डी अल्पांश हैं और इन सभी डी अल्पांश को अगर अपने जोड़ेंगे तो पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो डीए की जगह अपने क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर, इसकी जगह लिख सकते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फाई बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, पाई का मान क्यू बटे एप्सिलॉन 0 आएगा। तो ये गाउस के नियम का कूलॉम के नियम से प्रूफ है। ये नियम तभी लागू होगा जब व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन होता है, जैसे एफ व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर लिखते हैं। अब मान लें कि एफ आर क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती है, उस स्थिति में नियम लागू नहीं होगा। कारण अपने बोला था कि इसमें फ्लक्स का मान पृष्ठ के आकार आकृति पर निर्भर नहीं करता। अगर आर क्यूब ले लेंगे तो फिर आकार आकृति पर निर्भर करने लग जाएगा। तो जैसे सीबीएसई के एनसीईआरटी बुक के अंदर अपने प्रश्न है कि 1/r² को आर क्यूब से रिप्लेस कर दिया, तो उस स्थिति में क्या गाउस का नियम मान्य होगा? तो नहीं होगा। यह संरक्षित क्षेत्र में और जब व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन होता है तभी लगता है। अब अपने आगे चालक गोले, खोखले गोले और अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे गाउस के नियम की सहायता से। अब अपने गाउस के नियम के अनुप्रयोगों के बारे में वर्णन करेंगे, जिसमें 3 अनुप्रयोग सिर्फ गोले के लिए हैं। ये गोले हैं खोखला गोला, चालक गोला और कुचालक गोला। खोखले गोले और चालक गोले का जो डेरिवेशन है या अपने कहीं उसका जो अपने गणितीय रूप करेंगे वो बिल्कुल एक जैसा, उसमें कोई फर्क नहीं है। अब जैसे अपने पहला अनुप्रयोग लें, गोलीय कोष या खोखला गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये अपने मान लेते हैं कि जैसे ये गोला है अपने पास, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर और इस पर प्लस क्यू आवेश है। अपने को इसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर तीव्रता ज्ञात करनी है। अब वो बिंदु गोले के बाहर हो सकते हैं, सतह पे हो सकते हैं, अंदर हो सकते हैं। तो पहले अपने मान लेते हैं गोले के बाहर, अपने केंद्र से आर दूरी पर ये पी बिंदु है जहां तीव्रता ज्ञात करनी। अपने गोले का जो गाउस के पृष्ठ है वो गोलाकार होगा, ये इसका गाउस के पृष्ठ। फिर अपने प्लस आवेश है तो प्लस के कारण यहाँ एक अल्पांश ले लेते हैं और प्लस के कारण तीव्रता बाहर की ओर होगी। ये ई अल्पांश का क्षेत्रफल डी ए, इसका सदिश क्षेत्रफल भी इधर होगा, दोनों समानांतर होंगे। खोखला गोला है तो इसके अंदर आवेश और तीव्रता का मान 0 हो। तो अपने पहला मान लेते हैं गोले के बाहर, तो अल्पांश डीए से पारित फ्लक्स, तो ये अपने पास होगा डी फाई बराबर ए डॉट डी ए। फिर अपने संपूर्ण पृष्ठ से लें से पारित फ्लक्स, तो इसे लिखेंगे फाई बंद पृष्ठ के लिए समाकलन ई डॉट डी ए या ई डी ए कोस थीटा। अब अपने चित्र में लें तो ई और डी ए समानांतर है, ए की दिशा में है, तो ई समानांतर डी ए, थीटा का मान 0 और कोस 0 डिग्री 1 होगा। तो इसलिए फाई का मान अपने पास आएगा ई डी ए, फाई बराबर ई डी ए। अब ई को समाकलन से इससे बाहर लिख लिया कि अपने बताया था कि संपूर्ण गाउस के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नियत होती है, तो इसका मान नियत है, इसके समाकलन से बाहर ले लिया। अब ये अल्पांश है, इस तरह के कई अल्पांश होंगे, सारे अल्पांशों को जोड़ेंगे तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसे अपने लिखेंगे गोले
का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यहां अपने ई के पैर में ओ लिखेंगे। ओ का मतलब आउटसाइड, अपने गोले के बाहर ज्ञात कर रहे हैं। फिर गाउस के नियम से लें, फाई बराबर होता है क्यू बटे एप्सिलॉन 0। इनकी तुलना कर दें समीकरण 1 और 2 की, तो E0 4 पाई आर स्क्वायर क्यू बटे एप्सिलॉन 0। तो इससे जो E का मान है वो अपने पास आएगा 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर स्क्वायर या के क्यू बटे आर स्क्वायर। ये गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और ये तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगी, यानी घटेगी। सतह पर लें तो सतह पे r बराबर r होता है। तो अपने समीकरण 1 में EO बराबर ES, x का मतलब सतह, r बराबर r रखने पर डेरिवेशन का अगर अपने सतह के लिए लेते हैं तो डेरिवेशन का तरीका यही आएगा। जब अपने गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखते हैं, सतह के लिए लिखेंगे इस बिंदु पे, तब अपने क्या करेंगे, इसको आर की, छोटे आर की जगह अपने बड़ा आर लिखेंगे। तरीका से यही होता है, अपने डायरेक्ट क्या करते हैं, समीकरण 1 में ईओ की जगह ईएस और आर की जगह आर लिख देते हैं। तो ये मान के क्यू बटे आर स्क्वायर हो जाएगा। ये मान सतह पर और ये अधिकतम होता है। फिर तीसरा, गोले के अंदर आर लेस देन आर। ये जैसे अपने गोला, इसकी त्रिज्या आर, अपने अंदर ले लें पी बिंदु, तो ये गाउस से पृष्ठ है, आवेश सतह पर है इसके। अगर इस गाउस से पृष्ठ की बात करें तो इसके अंदर आवेश 0 है, क्योंकि आवेश तो सारा का सारा सतह पर है अपने। अगर आवेश 0 है तो फाई बराबर ई आई डॉट डी ए बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0, ये 0। तो इससे ई आई का मान 0 आएगा। तो गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो यह अपनी खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। गोले के बाहर के क्यू बटे स्मॉल आर स्क्वायर, सतह पर के क्यू बटे कैपिटल आर स्क्वायर, और अंदर के क्यू, अपने क्यू का मान 0 होता है गाउस के पृष्ठ के अंदर। तो इसलिए तीव्रता का मान अंदर कितना आएगा, 0 आएगा। यही डेरिवेशन सेम का सेम अगर अपने दूसरा अनुप्रयोग लें, और उसे अपने लेते हैं ठोस चालक गोले, उसका तरीका भी इसमें यही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। चाहे तो ठोस गोला है, चाहे अपने पास खोखला गोला है, दोनों स्थितियों के अंदर अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन ही होता है। इनके लिए अपने अगर ग्राफ बनाए ई और आर के मध्य, आर और ई के मध्य, ये जैसे केंद्र है, ये सतह है, ये सतह के अंदर और ये सतह के बाहर। अब सतह पर तो मान था के क्यू बटे आर स्क्वायर, अंदर मान 0 और बाहर व्युत्क्रमानुपाती। तो ये चालक गोले के और चालक ठोस गोले और खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी, और उसका अपने ग्राफ के निरूपण था। तो ध्यान रखने वाली बात है कि पहला और दूसरा अनुप्रयोग सेम है, सिर्फ एक अपने हेडिंग को चेंज करते हैं और कोई बदलाव नहीं आता। अब तीसरा जो अनुप्रयोग है, तीसरा अनुप्रयोग है अचालक ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
अगर अपने चालक ठोस गोला लेते हैं तो स्थितियां ये रहेंगी, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट एडिट रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। चालक गोला है वैसे चित्र के अंदर, जैसे यहाँ अपने चालक गोला या खोखले गोले के तो बाहर आवेश दिखाया था, चालक गोला है तो उसके अंदर आवेश जीरो नहीं होगा, उसके अंदर आवेश उपस्थित होगा, तो अंदर अपने आवेश दिखाते हैं तो ये आवेश अंदर दिखाया जाएगा, एक चित्र के अंदर ये फर्क आएगा। बाकी जो डेरिवेशन है वो एडिट रहेगा, गोले के बाहर और गोले की सतह पर ये तीव्रता का मान अपने क्या होता है, समान होता है। तो अपने पहले दो पॉइंट गोले के बाहर और गोले की सतह पर तो नहीं करेंगे, अपने तीसरा बिंदु इसमें अलग है, उसका अध्ययन करेंगे गोले के अंदर। चालक गोले के कारण गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करेंगे। जैसे हमने ले लिया कि कैपिटल आर त्रिज्या का गोला है, इसमें क्यू आवेश है, ये स्मॉल आर त्रिज्या का अपने गाउस से पृष्ठ ले लें और यहाँ इस पी बिंदु पे तीव्रता ज्ञात करें, और स्मॉल आर त्रिज्या का जो गाउस से पृष्ठ है क्यू डैश आवेश परिबद्ध किया गया। यहाँ पे अल्पांश ले लिए तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र और अल्पांश सदिश क्षेत्रफल की दिशा इधर होगी। तो पहला अपना जो स्टेप है वो अपने क्यू डैश का मान ज्ञात करेंगे, फिर तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। तो अपने ले लेते हैं माना गोले का आयतन आवेश घनत्व रो है, तो रो बराबर ये होता है आवेश बटे आयतन। तो अपने लेते हैं बड़े गोले का आवेश और बड़े गोले का आयतन और छोटे गोले का आवेश और छोटे गोले का आयतन। तो बड़े गोले में तो क्यू आवेश है, आयतन 4/3 पाई आर क्यू, और छोटे में क्यू डैश 4/3 पाई आर। 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो इससे क्यू डैश का मान क्यू आर क्यू बटे में आर क्यूब आ जाएगा। तो ये गाउस के पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध आवेश है। फिर अपने इस अल्पांश से फ्लक्स लेते हैं, कितना पास होगा, अल्पांश डीए से पारित फ्लक्स डी फाई बराबर ई डॉट डीए। संपूर्ण पृष्ठ से पारित फ्लक्स, इसको अपने यहाँ आई लिखते हैं, इनसाइड ले रहे हैं, तो फाई बंद पृष्ठ का समाकलन ई आई डॉट डी ए, इसे लिख सकते हैं समाकलन ई आई डी ए कोस थीटा। अब जो ई आई और डी ए है ये एक ही दिशा के अंदर है, ये समानांतर है अपने, थीटा 0 कोस 0 1, तो पाई बराबर ई आई डी ए आ जाए। अब गाउस से पृष्ठ पर ई का मान नियत होता है, तो इसे अपने समाकलन से बाहर लिखें, ई आई समाकलन डी ए, तो पाई का मान ई आई डी ए की जगह गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पाई बराबर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4 पाई आर स्क्वायर। फिर अपने गाउस के नियम से पाई बराबर हो जाएगा क्यू डैश बटे एप्सिलॉन 0। इसमें अंदर वाले के दे रहे तो अंदर आवेश क्यू डैश है, क्यू डैश का मान है क्यू आर क्यू बटे आर क्यू, क्यू आर क्यू बटे आर क्यूब एप्सिलॉन 0। समीकरण 2 और 3 की तुलना करें तो ई आई 4 पाई आर स्क्वायर क्यू आर क्यूब एप्सिलॉन 0, तो 2 पावर कम हो जाएंगी। ई आई का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर क्यूब इंटू आर, यहाँ इसे लिख सकते हैं के क्यू बटे आर क्यूब आर। तो गोले के अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो आर के समानुपाती है। अगर अपने गोले के केंद्र पे आ जाए, केंद्र पे त्रिज्या 0 होगी, तो
ई सी, यहाँ आर का मान 0 लिखे तो केंद्र पे तीव्रता का मान 0 आएगा। चालक गोले और खोखले गोले के तो संपूर्ण के अंदर तीव्रता 0 थी, इसके अपने केंद्र पे 0 होगी, बाद में समानुपाती होती है अपने। अब इसके लिए अगर अपने ई और आर के मध्य ग्राफ बनाए, आर और ई के मध्य, ये केंद्र, सतह, अंदर और बाहर, तो सतह पे तो मान अधिकतम होता है ई एस के क्यू बटे आर, बाहर व्युत्क्रम अनुपाती आर स्क्वायर होता है, अंदर अपने स्थिति की है समानुपाती ई आई समानुपाती आर, और केंद्र पे आके मान इसका 0 होता है। तो ये अपने गाउस के नियम के 3 अनुप्रयोग थे। चालक